नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम म्यूटेशन के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन है वो क्या होता है, यानी कि जिसको हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन क्या होता है और उत्परिवर्तन की मुख्य विशेषताएँ क्या क्या होती है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार का होता है। उस पर हमने वो थोड़ी सी जानकारी जानने का प्रयास किया था। और परंतु जो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो म्यूटेशन होता है उसका जो एक प्रकार जीन म्यूटेशन या जिसको जीन उत्परिवर्तन भी बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन, एक दो अन्य नाम भी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस जीन म्यूटेशन या जीन उत्परिवर्तन के बारे में हम आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आवश्यक रूप से ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन उत्परिवर्तन होता क्या है। तो कोई बताने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, तो जो डीएनए निर्माण के लिए जो नाइट्रोजन क्षारकों की जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जिस पर नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं, तो इन नाइट्रोजन क्षारकों में परिवर्तन के कारण या उत्परिवर्तन के कारण जो म्यूटेशन होता है उस म्यूटेशन को ही जीन म्यूटेशन कहा जाता है, यानी कि जीन पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक। तो सीधी सी बात है कि ये तो उसकी परिभाषा हो गई। और इसके अलावा हमने इसके दो नाम भी पढ़े थे। वो नाम था, एक तो था क्षार प्रतिस्थापन, क्षार युग्म प्रतिस्थापन। इस नाम की हमने व्याख्या की थी कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जैसे कि AGTCA, ये नाइट्रोजन क्षारकों की श्रृंखला है। तो उसमें क्या होता है कि इनमें आपस में चेंज होता रहता है। अभी हम पढ़ेंगे इनके प्रकार में, वहाँ पर पढ़ेंगे कि इस चेंज है वो किस प्रकार से होता है। तो इन नाइट्रोजन क्षारकों में आपस में चेंज होने के कारण उसको क्षारक युग्म प्रतिस्थापन, यानी कि ये जो क्षारक होते हैं, ये क्षारक होते हैं नाइट्रोजन क्षारक, उसमें प्रतिस्थापन होने के कारण इसको क्षार युग्म प्रतिस्थापन नाम दिया गया है। और यह जो है यह उत्परिवर्तन है वो गुणसूत्र के, जैसे कि यह श्रृंखला है तो उसके किसी विशेष स्थान पर ही होता है, इसलिए इसको बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि विशेष बिंदु पर ही होता है, इसलिए इसको बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। तो यह तो बात हमने वो पिछली क्लास में भी अध्ययन कर ली थी कि जो नाइट्रोजन नहीं, जीन उत्परिवर्तन है उसकी है वो दो टाइप है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जीन उत्परिवर्तन के कितने भाग होते हैं, यानी कि इनमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इनमें हमने देखा कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और इनमें प्रतिस्थापन होता है। तो नाइट्रोजन क्षारकों में प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है, इस प्रतिस्थापन के आधार पर ही है वो इस जीन उत्परिवर्तन को आगे भागों में डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड किया गया है तो किस प्रकार से किया गया है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इधर कर लेते हैं नंबर 1, संक्रमण, यानी कि जो पहला जीन उत्परिवर्तन का टाइप है उसको संक्रमण कहा गया है। बहुत बार पूछा जाता है 1-2 नंबर में RBSc बोर्ड में कि संक्रमण क्या होता है, संक्रमण क्या होता है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन आपने पढ़े होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन ये क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन क्षारक। अब गुरुजी AGCT तो सारा ही पढ़ गया, ये पिरिमिडिन प्यूरिन क्या हो गया। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये जो एक होता है A और एक होता है G, इन दोनों को है वो प्यूरिन क्षारक कहा जाता है। AG यानी कि AG एग्रीकल्चर। तो इससे से आप याद रखते हैं कि जो AG होता है उसको प्यूरिन कहा जाता है, और बाकी T और C TC, AG की TC यानी एग्रीकल्चर में बच्चा था उसकी TC। तो पहले प्यूरिन नाम याद रखिए, उसके बाद पिरिमिडिन, तो AG का बच्चा TC पिरिमिडिन, ठीक है, इस प्रकार से याद रख लीजिए। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत काम आएंगे यहाँ पर जब हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संक्रमण की बात करें तो जैसे कि कोई नाइट्रोजन क्षारकों की जो श्रृंखला है उसमें क्या है कि नाइट्रोजन क्षारक है आवश्यक रूप से AgCAT, इसके बाद G
कुछ प्रकार से कैसे भी कर लें आप, यह श्रृंखला चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि मान लिया कि ये ए है, ठीक है, और ये टी है। तो ए क्या है, ए है प्यूरिन, और टी क्या है, पिरिमिडिन। तो क्या होता है कि यदि, अब परिभाषा देखिए आप संक्रमण की, कि यदि जीन उत्परिवर्तन के दौरान, ये आवश्यक रूप से लिखेंगे आप जीन उत्परिवर्तन के दौरान, तो जीन उत्परिवर्तन के दौरान एक प्यूरिन क्षारक, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, एक प्यूरिन क्षारक का दूसरे प्यूरिन क्षारक में रूपांतरण। तो दूसरे प्यूरिन क्षारक की बात करें तो जो ए है, इसके अलावा दूसरा प्यूरिन क्षारक है वो है जी। तो जी सी ए, ये इस प्रकार से आगे श्रृंखला चलेगी, ठीक है। या पिरिमिडिन के पक्ष में कहीं तो यदि जीन उत्परिवर्तन के दौरान एक पिरिमिडिन क्षारक का दूसरे पिरिमिडिन क्षारक में प्रतिस्थापन या स्थानांतरण, तो ए, इसके बाद टी है, तो एक पिरिमिडिन टी हो गया, दूसरा पिरिमिडिन सी हो गया, तो टी के स्थान पर सी आ गया। समझ रहे हैं बात को, टी के स्थान पर सी आ गया। या फिर यहाँ सी है, जैसे कि यहाँ सी था तो यहाँ टी आ जाएगा, बाकी की श्रृंखला आगे से चलती रहेगी। तो नॉर्मल सी बात है, आप कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इनमें थोड़ा डिफरेंस रखें कि ए और जी है वो है प्यूरिन, और टी और सी है वो है पिरिमिडिन। तो संक्रमण क्या हो जाएगा, परिभाषा किस प्रकार से देंगे कि यदि जीन उत्परिवर्तन के दौरान नाइट्रोजन क्षारकों की श्रृंखला में एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन, या एक पिरिमिडिन के स्थान पर, जैसे कि यह पिरिमिडिन था उसके स्थान पर पिरिमिडिन ही आ रहा है, यह प्यूरिन था तो प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन ही आ रहा है, यानी कि प्यूरिन है वो प्यूरिन को प्रतिस्थापित करेगा, स्थानांतरित करेगा नाइट्रोजन श्रृंखला में, और है वो नई श्रृंखला बनेगी। तो जो उत्परिवर्तन के कारण नई श्रृंखला बन जाएगी, तो उस उत्परिवर्तन को ही है वो संक्रमण कहा जाता है। कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, यानी कि एक प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन में, या फिर एक पिरिमिडिन का दूसरे पिरिमिडिन में स्थानांतरण या प्रतिस्थापन है वो संक्रमण उत्परिवर्तन कहलाता है। तो ये बात होगी संक्रमण की। आप इनमें इनको याद रखें, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। संक्रमण क्या होता है, एक बार रिपीट कर लीजिए, एक प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन में, या फिर एक पिरिमिडिन का दूसरे पिरिमिडिन में स्थानांतरण है वो संक्रमण उत्परिवर्तन कहलाता है। दूसरा है अनुपथन। अनुपथन क्या होता है, हिंदी वाला नाम याद रखें आप, अनुपथन। तो संक्रमण के दौरान क्या था, ये थोड़े इनको क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ए या फिर जी, टी या सी, ठीक है, ये प्यूरिन है, ए और जी ये पिरिमिडिन है। तो संक्रमण में था एक प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन में रूपांतरण, परंतु जो अनुपथन होता है उसमें क्या होता है कि, परिभाषा देखिए आप साथ साथ, कि जीन उत्परिवर्तन के दौरान एक प्यूरिन का, ये पिरिमिडिन है, एक प्यूरिन का दूसरे पिरिमिडिन में रूपांतरण, एक प्यूरिन का दूसरे पिरिमिडिन में रूपांतरण, या फिर एक पिरिमिडिन का दूसरे प्यूरिन में रूपांतरण, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, संक्रमण में क्या हो रहा था, एक प्यूरिन है वह वापस किसी दूसरे प्यूरिन में स्थानांतरित हो रहा था या प्रतिस्थापित कर रहा था। यहाँ क्या होता है कि जो प्यूरिन क्षारक होते हैं वो पिरिमिडिन क्षारकों के स्थान पर आ जाते हैं, या फिर पिरिमिडिन क्षारक होते हैं वो प्यूरिन के स्थान पर आ जाते हैं। जैसे कि ये पिरिमिडिन क्षारक है, ये इनके स्थान पर आ जाएंगे, या फिर इस प्रकार से कहीं जो प्यूरिन है वो चले जाएंगे, एक ही बात है। तो जैसे कि यह कोई श्रृंखला थी, जी ए, जी सी ए टी, जी ए सी टी, इस प्रकार से। और इसमें हम अनुपथन की बात करें तो जो ये क्या है, ये है प्यूरिन, ठीक है। तो प्यूरिन के स्थान पर क्या आ जाएगा, पिरिमिडिन आएगा। तो पिरिमिडिन जैसे कि टी आ गया यहाँ पर, ये पिरिमिडिन है, तो यहाँ ए था प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन आ गया, तो टी जी सी, इस प्रकार से नई श्रृंखला बनेगी। और अगर हम इसकी भी बात करें
इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आगे ये प्यूरिन है, इस प्यूरिन के स्थान पर जैसे कि ये पिरिमिडिन आ गया, तो इस प्रकार से नई श्रृंखला बन जाएगी। कहाँ दिक्कत आ रही है? नॉर्मल सी बात है। जैसे कि आप वो पूछ सकता है, जैसे कि यह पर्सन में दे दी और उसके बाद ऐसा करके जैसे कि इसके आगे ही यह लिख दिया, तो आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा जीन उत्परिवर्तन प्रदर्शित हो रहा है। तो आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा। जैसे कि ये प्यूरिन है तो यहाँ पर पिरिमिडिन आ रहा है, और इधर ये प्यूरिन है तो ये पिरिमिडिन आ रहा है, तो यहाँ पर अनुपतन है। ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने वाली बात है नहीं। आप संक्रमण को याद रखेंगे तो अनुपतन है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो संक्रमण और अनुपतन में थोड़ा सा ही चेंज है, और बाकी कुछ पूछने वाली बात हो तो नीचे मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, और प्यूरिन और पिरिमिडिन याद रखें आप, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, जो हम 12th में थे तो तब पूछा गया था। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम और शिफ्ट। फ्रेम जैसे कि कोई फोटो फ्रेम हो गया या फिर किसी और चीज़ का फ्रेम है। जैसे कि एक आपके घर में कोई संदूक है, ठीक है, ये नीचे का फ्रेम है, ठीक है, तो इस फ्रेम में ये एकदम फिट आएगा ना, फ्रेम में फिट आएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि शिफ्ट और फिट, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली बात है कि जीन उत्परिवर्तन के दौरान जब नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं उनकी जो श्रृंखला होती है, या जिसको न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बोलते हैं, तो उस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में नाइट्रोजन क्षारक के प्रवेश करने से या बाहर निकलने से, न्यूक्लियोटाइड लिखने में थोड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है, उस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उस नाइट्रोजन क्षारक के प्रवेश से, या फिर जैसे कि यह श्रृंखला है, कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं आप, उसमें किसी नाइट्रोजन क्षारक के प्रवेश करने से, जैसे कि यहाँ पर कोई प्रवेश आ गया, कोई नया नाइट्रोजन क्षारक आ गया, या फिर यह यहाँ से जी है वो निकल कर भाग गया, फनी वे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जी यहाँ से निकल गया, तो उसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाएगा। यानी कि परिभाषा आपको एक सही शब्दों में बताऊं तो जीन उत्परिवर्तन के दौरान न्यूक्लियोटाइड क्षारकों की जो श्रृंखला होती है या न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, उसमें किसी नाइट्रोजन क्षारक के प्रवेश करने से या नाइट्रोजन क्षारक के विलोपन से जो जीनों के बढ़ने का अनुक्रम होता है, ये आप याद रखिए, यानी कि जीन अनुक्रम। या फिर बात करें हम त्रिक कोडोनों की, नाम सुना होगा आपने त्रिक कोडोन। त्रिक कोडोन क्या होते हैं? त्रिक कोडोन होते हैं जो प्रोटीन वाहक होते हैं और प्रोटीन संदेशों का वो नियमन करते हैं। तो त्रिक कोडोन, इन त्रिक कोडोनों से है वो विभिन्न प्रोटीन बनती है, या फिर इस प्रकार से एमिनो अम्ल बनती है और एमिनो अम्लों से वो प्रोटीन बनती है, एक ही बात है। तो ये जो त्रिक कोडोन होती है, इनके बढ़ने का अनुक्रम बदल जाता है। किस प्रकार से? जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं, ये श्रृंखला है, तो यहाँ पर जैसे कि इस स्थान पर है वो किसी क्षारक का, सॉरी है बहुत आगे चला जाएगा, हम आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि ए है, उसके बाद जी टी, और यहाँ पर हम बात करें कि नया जो न्यूक्लियोटाइड क्षारक है वो सी आ गया, ठीक है, सी आ गया, तो उसके बाद आगे की श्रृंखला है ए जी सी ए टी सी, ठीक है। तो पहले का अनुक्रम था ए जी टी और उसके बाद ए जी सी और ए टी सी, ठीक है। तो अब नया अनुक्रम क्या बन गया? ए जी टी, यहाँ पर सी आ गया तो सी ए जी बनेगा, ये सी ए जी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से यह जी टूट गया तो उसके बाद नया अनुक्रम बनेगा सी ए टी। इस प्रकार से यह श्रृंखला चलती है। तो जो जीनों के बढ़ने का अनुक्रम था वह एकदम बदल गया है, यानी कि जीनों के बढ़ने का अनुक्रम या त्रिक कोडोन है वो उनका नियमन नहीं रहता या जो चेंज हो जाता है, तो उसी को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, हमारी बार पूछा गया था, 3 अंक का प्रश्न आया था, यानी कि
जीन उत्परिवर्तन के दौरान, या फिर इस प्रकार से पूछा गया फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। 3 अंक का था, तो हमने इस प्रकार से परिभाषा लिखी, उसके बाद उदाहरण दिखाया। और यह बात बहुत आवश्यक रूप से होती है, इसका एग्जामिनर 1 अंक आपको दे सकता है। यानी आपने यह उदाहरण नहीं दिया ना, तो इसका देखकर आपको 2 अंक दे देगा और एक परिभाषा का 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें जो प्रतिस्थापन नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे में चेंज नहीं होगी। पहले हो रहा था ए के स्थान पर जैसे कि जी आ गया और टी या सी आ गया, ये नहीं हो रहा यहाँ पर। या तो ये बाहर निकल रहा है या फिर इसकी जगह नया आ रहा है। ठीक है, तो यह फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन था। तो आप इसको वो स्टार लगा लीजिए, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन को, बहुत बार है पूछा गया है। तो न्यूक्लियोटाइड क्षारकों की जो श्रृंखला होती है उसमें नाइट्रोजन क्षारक के प्रवेश या फिर विलोपन के कारण जो उत्परिवर्तन होता है उसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, अप्रयाग या फिर कहें मिससेंस। एक होता है नॉन सेंस, एक है ये है मिससेंस। नॉन सेंस भी पढ़ेंगे अब आगे। अप्रयाग या मिससेंस, हाँ मैं स्पेलिंग चेक कर रहा था, अप्रयाग या मिससेंस। तो अप्रयाग या मिससेंस क्या होता है? मिस यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिसकी मिस्टेक, तो मिसकाल, उसी प्रकार से मिससेंस। तो इसके दौरान क्या होता है कि गलती हो गई, जैसे कि मिसकाल यानी कि गलती से काल लग गई, मिस्टेक हो गई, या फिर मान लो गलती से है वो मुझसे यह कार्य हो गया। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि गलती से है वो कुछ बनना। जैसे इसकी बात करें तो अप्रयाग यहाँ पर हम क्या शब्द ले सकते हैं कि जीन उत्परिवर्तन के दौरान, या इस प्रकार से कहें जो रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, रेप्लिकेशन या अनुवादन की क्रिया, तो उस अनुवादन की क्रिया के दौरान जो नाइट्रोजन क्षारकों की जो श्रृंखला थी या न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला थी, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है कि बनना कोई और एमिनोमल था, यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्षारकों की जो त्रिक कोडोन होती हैं, जैसे कि यह श्रृंखला है उस पर त्रिक कोडोन है, और यह प्रत्येक त्रिक कोडोन है वो एक एमिनोमल का निर्माण करता है, यह बात हमें पता है। ठीक है, ये एमिनोमल बनते हैं और इन एमिनोमलों द्वारा आगे प्रोटीन बनते हैं। तो जैसे कि न्यूक्लियोटाइड क्षारकों चल रही थी श्रृंखला और जो त्रिक कोडोन है वो एमिनोमल बना रहे थे, परंतु किसी कारणवश क्या हुआ कि जो एमिनोमल बनना था वो नहीं बना, गलती हो गई, मिससेंस हो गया। तो यानी कि जब किसी परिणाम स्वरूप या फिर इस प्रकार से कहीं जब उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जो बनने वाले एमिनोमलों के स्थान पर कोई दूसरा एमिनोमल बन जाता है, तो उस उत्परिवर्तन को मिससेंस या अप्रयाग कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, आपको कहीं याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है कि जो 5वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में, याद करिए आप, हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में जो छठा एमिनोमल होता है, छठा एमिनोमल बन रहा था। तो छठा एमिनोमल वेलिन बनने के स्थान पर ठीक है, यानी कि वेलिन अमल बन जाता है। बनना क्या था? बनना था ग्लूटामिक अमल, यानी कि उत्परिवर्तन के कारण जो बनने वाला एमिनो अमल है वह डिफरेंस हो जाता है। यानी कि ग्लूटामिक अमल बनना था परंतु वेलिन अमल बन गया, परिणाम स्वरूप सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया। तो यह जो है वो मिससेंस का ये एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉनसेंस या निरर्थक। इसमें कोई दिक्कत, यानी कि हीमोग्लोबिन, ये तो उदाहरण था, सॉरी इसको याद कर रहा हूँ मैं। क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में परिवर्तन के कारण या उत्परिवर्तन के कारण जो बनने वाला एमिनोमल है वह अन्य एमिनोमल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट है नॉनसेंस। वो तो जेठालाल कहता ना दया को,
नॉनसेंस, वह नॉनसेंस नहीं है ये। है कुछ इस प्रकार का ही जो जेठालाल को बात बात में टोकती है भैया। तो पांचवा है, शायद पांचवा है निरर्थक। निरर्थक या बिना काम का, यानी कि नॉनसेंस। तो यह नॉनसेंस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा स्टॉप कोडॉन। स्टॉप यानी कि समापनकारी। तो उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चल रही थी नाइट्रोजन क्षारकों की, वहां पर कोई ऐसा त्रिक कोडॉन बन जाता है, ऐसा त्रिक कोडॉन बन जाता है जो कि कोई भी एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। यानी कि यदि वह त्रिक कोडॉन श्रृंखला के ऊपर आ गया तो परिणाम स्वरूप प्रोटीन संश्लेषण है वो बंद हो जाता है, और जो श्रृंखला थी वह वहीं पर रुक जाती है, अभिक्रिया वहीं पर रुक जाती है। तो उसी को वो निरर्थक या नॉनसेंस कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में स्टॉप कोडॉन का आना, स्टॉप कोडॉन है वो तीन स्टॉप कोडॉन पाए जाते हैं। कौन कौन से? UAA और UAG और UGA। आप इनको याद रखें, बहुत बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा है वो स्टॉप कोडॉन नहीं है। नीट भी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार। ये सेम से लगते हैं तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दे देते हैं वो, ठीक है। तो याद रखें UAA, UAG, UG, इनके विशेष नाम भी हैं। जैसे कि इसको बोला जाता है अंबरे, UAG को बोला जाता है अंबर। याद रखें आप, अंबर अकबर नहीं है, अंबर है। और UGA को कहा जाता है एम्बर, ठीक है। तो अंबरे नहीं, सॉरी, इसको आकरे बोला जाता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे अम्बे करते हैं ना, अम्बे माँ, तो आकरे, अंबर और एम्बर, ठीक है। तो ये है वो तीन स्टॉप कोडॉन है। यदि ये कहीं भी न्यूक्लियोटाइड क्षारकों की जो श्रृंखला है उसमें आ गए तो परिणाम स्वरूप है वो प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है, यानी कि ये स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, और उसी को वो निरर्थक कहा जाता है। अब एक और दिया गया है आपके 12th की बुक में, सॉरी छठा ही है, हाँ छठा है, जिसको बोलते हैं नीक। पूछा तो नहीं जाता है, परंतु क्या पता पूछ लिया जाए। इसको इंग्लिश में साइलेंट, ठीक है। तो निक क्या होता है कि यदि जीन उत्परिवर्तन के दौरान फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं होता है, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि बाहरी संरचना और जीनोटाइप आंतरिक संरचना। तो यदि जीन उत्परिवर्तन के दौरान फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको नीक या साइलेंट कहा जाता है। चेक कर लो मैं थोड़ा, जीन फिनोटाइप परिवर्तन नहीं होते, यहाँ सही है, फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो पता नहीं चल रहा, जैसे कि मैं हूँ तो मेरे अंदर उत्परिवर्तन हो गया परंतु बाहर शरीर हो वैसे ही पड़ा है, बाहरी लक्षण। तो फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं होता, फिनोटाइप नो चेंज, तो उसको साइलेंट रूप से निक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ लिए जीन उत्परिवर्तन के प्रमुख प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा था संक्रमण, उसके बाद हमने पढ़ा अनुपथन, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, और उसके बाद हमने पढ़ा था मिससेंस या अप्रयाग, ठीक है। उसके बाद निरर्थक और नीक। तो इन 6 प्रकारों में से मैं श्योरली कह सकता हूँ कोई आपके 2 अंक का प्रश्न, या फिर 2 अंक तो अधिकतम है, 1 अंक का प्रश्न आपसे 100% श्योर पूछा जाएगा। तो आप इनको है वो अच्छे से है वो याद कर लें। मेन मुद्दा है प्यूरिन और पिरिमिडिन का, ठीक है। इनमें कन्फ्यूज़न नहीं हो तो मैं शर्त लगा कर कहता हूँ इनमें भी आप कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगे। तो क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नीचे जो है वो पिछली क्लास यानी कि म्यूटेशन फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, यदि आपने वो सिकल सेल एनीमिया वाली क्लास भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो आज की अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।